नमस्कार प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र के इस परिचय वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सजुमा कैथल, इस व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के लिए समाजशास्त्र विषय के परिचय के ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में आपको इस बारे में बताया जाएगा कि समाजशास्त्र जो कि आपके लिए एक गैर परंपरागत या नवीन विषय है, उस विषय में आप क्या पढ़ने वाले हैं, किन बातों को लेकर के उस विषय में चर्चा होती है और उस विषय का जो जन्म है वो कहाँ से किस प्रकार से हुआ, विद्वानों के उस विषय के बारे में क्या मत है, भारत में उस विषय का जो विकास है वो क्या किस स्तर तक किन लोगों के द्वारा या किन विद्वानों के द्वारा किया गया। तो जैसा कि आज के विषय को आप मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, समाजशास्त्र विषय है और विषय का उपविषय जो है वो विषय के परिचय के बारे में ये व्याख्यान रहेगा। समाजशास्त्र प्यारे बच्चों एक अपेक्षाकृत नवीन विषय है। 10वीं तक आप सामाजिक विज्ञान में 4 भागों के रूप में सामाजिक विज्ञान पढ़ते आए हैं। इतिहास जो कि आपके वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पे 11वीं में एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। नागरिक शास्त्र लोकतांत्रिक राजनीति की पुस्तक से आप पढ़ते आए हैं, राजनीतिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाएगा। भूगोल भी एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा और अर्थशास्त्र भी एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। किंतु समाजशास्त्र, जैसा कि आप जानते हैं, सामाजिक विज्ञान तो आपने पढ़ा है, लेकिन समाजशास्त्र आपको नया जो है वो विषय लगेगा। समाजशास्त्र की यदि हम बात करें तो यदि 2 शब्दों के मेल से इसका जो है निर्माण है, समाज और शास्त्र, तो प्रथम दृष्टया हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का शास्त्र है। ये परंपरागत सामाजिक विज्ञानों से हटकर है, किंतु उनसे अलग भी नहीं है, उनसे संबंधित ही है। तो एक तरीके से नवीन है। नवीन इस तरीके से कि जो 4 परंपरागत विषय आपने 10वीं तक पढ़े हैं उसमें आपने इसका जिक्र नहीं सुना है और उनसे संबंधित इस अर्थ में है कि इतिहास से भी समाजशास्त्र का संबंध है, अर्थशास्त्र से भी समाजशास्त्र का संबंध है, भूगोल से भी है और राजनीतिक व्यवस्था, नागरिक शास्त्र या लोक प्रशासन से भी समाजशास्त्र का संबंध है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र जो है आपका वो एक नवीन विषय है, किंतु परंपरागत विषयों से संबंधित भी है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं अरस्तु, उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य समाज से अलग रहता है या अकेला रहता है वो मनुष्य या तो देवता है या वो पशु है। अर्थात अरस्तु के अनुसार ऐसा मनुष्य जो अकेला जीवन यापन कर सकता है, समाज में नहीं रहता है, वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, या तो वो व्यक्ति देवता है या वो व्यक्ति पशु है। तो इस बात से जैसे हमें ये पता चलता है कि मनुष्य जो है वो समाज में रहता है, एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल एनिमल, ये आपने सुना होगा। यहाँ इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य समाज में रह करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मनुष्य जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर निर्भर है, परस्पर निर्भरता है, ये समाज का निर्माण करती है। मनुष्य समाज में एक दूसरे पर निर्भर रहता है, वह सामाजिक संबंध बनाता है और सामाजिक संबंध बनाने के इस प्रक्रिया में वह कई प्रकार के रिश्तों, नातों, सामाजिक बंधनों से बंधा हुआ होता है। और समाजशास्त्र जो है प्यारे बच्चों वो मनुष्य के इन्हीं सामाजिक संबंधों, इन्हीं सामाजिक बंधनों और इन्हीं आत्मनिर्भरता के संबंधों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार समाजशास्त्र जो है वो मनुष्य के पारस्परिक क्रियाओं और संबंधों का जो अध्ययन है वो करता है। यदि हम बात करें कि समाज क्या है, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी इस अर्थ में है कि वो अकेला नहीं रहता, वो समाज के साथ रहता है। तो यदि हम समाज की बात करें तो समाज क्या है, ये एक बड़ी बात है। यदि हम इस पे बात करें तो समाज को यदि हम स्पष्ट रूप से बात करें तो समाज जो है वो व्यक्तियों का एक समूह है, एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति रहते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं,
जीविकापार्जन के लिए कोई व्यवसाय करते हैं, शिक्षा अर्जित करते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित बातें करते हैं, अर्थ का कार्य करते हैं या बहुत से ऐसे और कार्य करते हैं, तो केवल वो स्थान है, वो समाज है। लेकिन समाजशास्त्र जो है वो समाज को ऐसा नहीं मानता। यदि समाज शास्त्र की दृष्टि से हम समाज की बात करें तो हम ये कहेंगे कि समाज जो है वो केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है, केवल एक झुंड नहीं है व्यक्तियों का, या केवल सिरों की गिनती तक सीमित नहीं है। यह समूह के जो सदस्य हैं, अर्थात सामाजिक जो सदस्य हैं, उनके बीच में स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है। तो जैसा कि राइट महोदय है, एक विद्वान हैं, वो कहते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि ये समूह के सदस्यों के बीच संबंधों की एक व्यवस्था है। और मैकाइवर कहते हैं, मैकाइवर एवं पेज जो है वो कहते हैं कि जो समाज है हमारा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशंस, ऐसा मैकाइवर और पेज मानते हैं। राइट ये मानते हैं कि समाज के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है। तो बात वही है कि केवल सिरों की गिनती ही समाज नहीं है, सामाजिक संबंधों का एक जाल है। जिस प्रकार से मनुष्य सामाजिक संबंध अपने बुनता है, हर स्थिति के अंदर सामाजिक संबंध है। यदि मनुष्य किसी दुकान पे जाता है तो उसका संबंध दुकानदार और उपभोक्ता का हो जाता है। कक्षा के अंदर है तो भी वो एक सामाजिक संबंध है, शिक्षक का छात्र से संबंध है। घर परिवार में भी उसके जो नातेदारी के संबंध है वो भी एक सामाजिक संबंध है। तो मनुष्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है। विषय के रूप में समाजशास्त्र है वो केवल मानव समाज का ही अध्ययन करता है, न कि किसी अन्य समाज का। तो मानव समाज के बारे में ही जो है समाजशास्त्र है वो रहेगा। और हम समाज की विभिन्न अवधारणाओं का इसमें अध्ययन करते हैं, जैसे कि आधारभूत इकाई जो है समाज की परिवार है, समुदाय, विवाह, समिति, विभिन्न अवधारणा और घटनाओं, समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। यानी कि उन सभी घटनाओं का अध्ययन हम इस विषय के अंतर्गत करते हैं जो हमारे आसपास घटित होती है और जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, चाहे वो राजनीतिक घटना है, चाहे वो आर्थिक घटना है, सामाजिक घटना है या किसी और तरीके की घटना है। किंतु फ़र्क ये है कि इन घटनाओं का विश्लेषण हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं। यदि समाजशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र से भी संबंधित है तो अर्थशास्त्र के अंदर केवल आर्थिक प्रभाव तक इस बात को सीमित रहेगा। यदि कोई आर्थिक घटना घटती है तो वह अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र हो सकता है। किंतु यदि कोई आर्थिक घटना घटती है और उसका समाजशास्त्रीय जैसे हम संबंध जोड़ते हैं तो हम इस बात का विश्लेषण करते रहते हैं कि उस आर्थिक घटना का समाज पर सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे कि यदि आय में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होना जो है वो एक अर्थशास्त्र की इतनी की घटना है कि आय में वृद्धि हो गई है, उसके पीछे के वो कारण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम इस बात में ज़्यादा रुचि रखेंगे कि जो आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में क्या परिवर्तन आता है, उसके सामाजिक जीवन में परिवर्तन क्या आता है। तो इस प्रकार से जो हमारे आसपास की जो घटनाएं हम देखते हैं अपने आसपास प्यारे बच्चों, उन्हीं का हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। यदि हम समाज की विशेषताओं की बात करें तो समाज की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो समाज क्या है, तो बहुत से जो लोग हैं वो समाज की अलग अलग विशेषताएं बता सकते हैं। समाज की विशेषताएं हैं वो क्या विशेषताएं हो सकती है, तो समाज की विशेषताओं के अंदर सबसे जो बड़ी विशेषता जो है वो है आपकी पारस्परिक निर्भरता। तो पारस्परिक निर्भरता जो है वो एक विशेषता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। एक दूसरे लोगों के सहयोग लेने की आवश्यकता समाज में निरंतर होती है और इस प्रकार की आवश्यकता जो है वो समाज की एक प्रमुख विशेषता है। तो पारस्परिक निर्भरता है वो इसकी विशेषता है। दूसरा जो है उसमें हम ये कह सकते हैं कि समानता व भिन्नता। समाज के अंदर समानता व भिन्नता का पाया जाना होता है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो पूर्ण रूप से समानता पर आधारित हो और कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें पूर्ण भिन्नता पाई जाती हो। अर्थात कुछ चीज़ों में समानता पाई जाती है, कुछ चीज़ों में भिन्नता पाई जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सार्वभौमिक रूप से
सभी भौगोलिक क्षेत्रों में और सभी समाजों के अंदर जो है वो समान पाई जाती है। जैसे परिवार की संस्था है वो किसी न किसी रूप में हर समाज में, हर समुदाय में विद्यमान है, तो समानता और भिन्नता है वो इसमें पाई जाती है। तीसरा जो बात है वो है अमूर्त या अमूर्तता। तो समाज जो है वो अमूर्त है। तो अमूर्त इस अर्थ में है कि समाज, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंध ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी जो अवधारणाएं हैं जिनको हम देख या छू नहीं सकते बल्कि इनको महसूस किया जा सकता है। तो समाज जो है वो हमारा जो है वो अमूर्त है। इसके अतिरिक्त जो है उसमें हम बात करते हैं पारस्परिक निर्भरता के बाद एक और है पारस्परिक जागरूकता। जो समाज के जो संबंध होते हैं वो पारस्परिक जागरूकता पर निर्भर होते हैं। ये ज्ञात संबंध होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो और एक विशेषताओं की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो वो है सहयोग व संघर्ष की। यदि हम बात करें तो सहयोग और संघर्ष जो है वो लगभग सभी समाजों की विशेषता है, पाई जाती है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें सहयोग की भावना ना पाई जाती हो, लोग एक दूसरे का सहयोग ना करते हो, हम की भावना ना हो। कोई भी ऐसा समाज भी नहीं है जिसमें संघर्ष की भावना ना हो। संघर्ष प्रतिस्पर्धा से आगे की स्थिति है और ऐसी स्थिति है जिसमें सीमित संसाधनों के लिए जो लोग हैं वो संघर्ष करते हैं। तो हर समाज में किसी न किसी रूप में संघर्ष है वो विद्यमान रहता है। आमतौर पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात होती है। सहयोग में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात होती है। मनुष्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से हम जो समाज के बारे में बात है वो कर चुके हैं। और समाज के बारे में बात करने के बारे में अभी तक हमने जो है वो समाजशास्त्र में किन बातों के ऊपर बात की जाएगी वो बात की। फिर हमने थोड़ा सा एक उसका दूसरे हमारे आसपास के जो परंपरागत सामाजिक विज्ञान हैं उनके साथ उसके चर्चा की। और समाजशास्त्र पे चर्चा करने से पहले थोड़ा सा आपको समाज के बारे में बताया कि समाज क्या है। जैसा कि मैं कई बार की परिभाषा आप मेरे पीछे लिखी हुई देख पा रहे हैं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये बताई जा चुकी है समाज की विशेषताओं से। तो अब आपको थोड़ा जैसे इस बात का आभास हो गया है। तो हम समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ के बारे में यदि हम आगे बात करें तो समाजशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि समाजशास्त्र जो है वो समाज और शास्त्र दो शब्दों का मेल है। समाज और शास्त्र दो शब्दों का जो मेल है, उसके बाद यदि हम इसके शाब्दिक उदय की बात करें कि कहाँ से ये शब्द आया है, तो ये दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द है। जो अंग्रेजी का शब्द है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी जो शब्द है ये एक तो जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस। सोशियस अर्थात समाज। और एक जो दूसरा शब्द है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है लोगस। तो कुल मिलाकर के दो शब्द हैं सोशियस प्लस में लोगस, अर्थात सामाजिक प्लस में विज्ञान या शास्त्र। तो ये शाब्दिक बात करें तो लैटिन भाषा के शब्द सोशियस और ग्रीक भाषा के शब्द लोगस से बना हुआ है। सोशियस लोगस अर्थात सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान, समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। और यही कारण है कि प्रोफेसर हैं बीरस्टीडेक, उन्होंने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है, क्योंकि ये किसी एक भाषा से निर्मित नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी बताया भी जा चुका है कि लैटिन और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। इसलिए प्रोफेसर बीरस्टीड जो है वो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो दो भाषाओं की एक अवैध संतान है, इज ए बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ टू लैंग्वेजेज, ऐसा इन्होंने बताया है। और एक बात और भी समाजशास्त्र के बारे में जो है वो प्रोफेसर बीरस्टीड ने कही है कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास उतना ही छोटा है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, कई बार आ जाती है, मैं इसको लिख देता हूँ। प्रोफेसर बीरस्टेड, बीरस्टेड भी लिखा होता है,
बीरस्टिड। प्रोफेसर बीरस्टिड ने कहा है कि समाजशास्त्र का अतीत जो है बहुत लंबा है, किंतु इतिहास बहुत छोटा है। तो इन्होंने ये बात कही है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। और जो पहले मैं बता चुका हूँ कि कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन से विद्वान ने समाजशास्त्र को 2 भाषाओं के अवैध संतान कहा है, उसका उत्तर भी प्रोफेसर बीरस्टिड है। और बीरस्टिड की ये परिभाषा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इतिहास बहुत छोटा है। ये कहने में प्रोफेसर बीरस्टिड क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि समाजशास्त्र का जो अतीत है वो बहुत लंबा है। अतीत बहुत लंबा होने का अर्थ क्या है कि समाजशास्त्र कहीं न कहीं पहले से उद्भव में है। हमारे सभी प्रकार के सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के अंदर इस बात का जिक्र है। बहुत समय से समाजशास्त्र का अतीत उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य लगभग प्रारंभ से इस समाज में रहता है, किंतु इतिहास बहुत छोटा है, इतिहास उतना ही छोटा है। तो इसका अर्थ है कि स्वतंत्र विषय के रूप में जो है समाजशास्त्र एक बहुत ही नवीन विषय है और लगभग 150 वर्षों का इसका इतिहास है। और ये बात प्रोफेसर बीरस्टिड ने इसी अर्थ में कही है। मनुष्य ने समाज का निर्माण किया है और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज में रहता है। हो सकता है कि समाजशास्त्र की कल्पना उनके दिमाग में बहुत पहले से रही हो, परंतु सामाजिक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त काम्टे को जाता है, जिन्होंने 1838 में जो है 1838 ईस्वी में अगस्त काम्टे ने सामाजिक विज्ञान के रूप में एक स्वतंत्र विषय की स्थापना की गई। सामाजिक विज्ञान के स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना की। तो बता चुका हूँ जैसा कि अगस्त काम्टे जो हैं वो एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री है, जिनका जन्म 1798 ईस्वी में हुआ था। और इन्हें समाजशास्त्र का जनक या समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्थात्मक रूप से इन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की। समाजशास्त्र शब्द जो है उससे पहले इन्होंने समाजशास्त्र को 2 नाम दिए। एक नाम था सामाजिक भौतिकी, इसको हम कह सकते हैं सोशल फिजिक्स, और सामाजिक गतिकी। सामाजिक गतिकी यानी कि जो है वो सोशल डायनामिक्स। सामाजिक भौतिकी नाम इन्होंने दिया इसको, और सामाजिक गतिकी नाम इन्होंने दिया, किंतु बाद में प्रबुद्धजनों के विरोध के बाद इन्होंने इसको समाजशास्त्र शब्द कहा। समाजशास्त्र का काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, ये बताया जा चुका है आपको। आज समाज को एक विकासशील विज्ञान माना जाता है जो अभी अपनी शैशव अवस्था से गुजर रहा है, अर्थात अन्य सामाजिक विज्ञानों के मुकाबले जो इसे अभी और बड़ा होना है, ये उनके शिशु के समान ही है। यदि उनके तुलना में यदि हम देखें तो मिशेल ने जो समाजशास्त्र को एक चिंतनशील जगत का बच्चा कहा है, उन्होंने कहा है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में बच्चा ही है, लेकिन चिंतनशील जो है वो है बच्चा कहा है। इसके अलावा यदि हम परिभाषाओं की बात करें तो वार्ड ने परिभाषा देते हुए लिखा है, वार्ड एक विद्वान का नाम है। वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, अर्थात यदि हम समाज को विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वो समाजशास्त्र के अंदर देखा जाता है। तो मैं वार्ड की परिभाषा यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो वार्ड महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है समाज का वैज्ञानिक
अध्ययन है। तो सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये वार्ड कहते हैं, वार्ड ने कहा है। इसके बाद काम्टे जो है, काम्टे की एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। काम्टे कहते हैं कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो स्वामिनी है न ही दासी है, अपितु उनकी बहन है। यथार्थ जो है, काम्टे जो है, जो कि जनक हैं समाजशास्त्र के, वो समाजशास्त्र को न तो सामाजिक विज्ञानों से श्रेष्ठ मानते हैं न ही हीन मानते हैं, उनकी बहन अर्थात तो उनके समान ही मानते हैं। तो ये परिभाषा भी बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परिभाषा भी कई बार आ जाती है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो स्वामिनी है न ही दासी है, अपितु उनकी बहन है। ये किस विद्वान का कथन है? तो ऑगस्ट काम्टे का कथन है, जो समाजशास्त्र के जनक हैं। इसके अतिरिक्त गिडियंस के अनुसार समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का व्यवस्थित वर्णन और उसकी व्याख्या है। तो इसका भी हमने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये समाजशास्त्र की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी है। फिर हम समाजशास्त्र के यदि प्रकारों की बात करें कि समाजशास्त्र में जो अध्ययन है वो किस स्तर पे होता है, तो सबसे पहले हम बात करें व्यष्टि समाजशास्त्र की बात करें, माइक्रो सोशियोलॉजी जिसको हम कहते हैं। अर्थशास्त्र में भी होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। इसी प्रकार से व्यष्टि स्तर के ऊपर यानी कि एक इकाई के स्तर पे, सूक्ष्म स्तर के ऊपर जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो जो है वो व्यष्टि समाजशास्त्र में आती है। जैसे कि आमने सामने की अंतक्रिया के संदर्भ में यदि हम मानव व्यवहार का अध्ययन करें, एक मानव को इकाई मान करके, तो वो व्यष्टि समाजशास्त्र है। और इसके बिल्कुल विपरीत जो है वो समष्टि समाजशास्त्र की अवधारणा है, मैक्रो सोशियोलॉजी जिसको हम कहते हैं। बड़े समूह, संगठनों और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है, यानी कि समष्टि स्तर के ऊपर बड़ी इकाइयों का जो अध्ययन है वो समष्टि समाजशास्त्र की। यदि हम बात करें मैक्रो सोशियोलॉजी की बात करें, तो बड़े समूहों, संगठनों और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। अर्थात बड़ी इकाइयों को एक समष्टि के रूप में एज ए होल उसको देखा जाता है और उसका जो अध्ययन है वो किया जाता है। तो यहाँ दो प्रकार से आपने देखा कि जो है व्यष्टि और समष्टि समाजशास्त्र के बात होती है। इसके बाद थोड़ा सा भारत में समाजशास्त्र विषय के बारे में आपका और विषय से परिचय करवाते हैं। तो भारत में प्यारे बच्चों समाजशास्त्र है वह एक बहुत ही नवीन विषय है, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले स्नातक स्तर पे यानी कि जो ग्रेजुएशन है या जो +2 के बाद जो बच्चे बीए करते हैं उस स्तर पर 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय, वर्तमान मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ। किंतु इस विषय का अपना कोई स्वतंत्र विभाग नहीं था। यह दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन विभाग के अधीन ही पढ़ाया जाता था। 1919 में प्रोफेसर पैट्रिक गिड्स एक विद्वान हैं, प्रोफेसर पैट्रिक गिड्स मुंबई विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर थे। उनकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की और समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर यानी कि एमए की कक्षाएं हैं इन लोगों ने शुरू की। तो एक किस्म से देखा जाए तो पैट्रिक गिड्स को ही भारत में समाजशास्त्र का संस्थापक कहा जा सकता है। किंतु आगे चल करके उन्हीं के शिष्य गोविंद सदाशिव घुरिये, जिनको हम जीएस घुरिये कहते हैं, उन्होंने भारत में समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनेक कार्य किए और समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में ख्याति दिलाने में उनका महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा। और इसी योगदान के कारण हम वास्तव में गोविंद सदाशिव घुरिये को ही भारत में समाजशास्त्र का जनक मानते हैं। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र की कक्षाएं शुरू की गई, लेकिन वहाँ भी समाजशास्त्र विषय का स्वतंत्र विभाग नहीं था और वहाँ भी अर्थशास्त्र विभाग में ये कक्षाएं शुरू की गई। भारत में समाजशास्त्र को औपचारिक स्वरूप में लाने का श्रेय मैं बता चुका हूँ कि प्रोफेसर गोविंद सदाशिव घुरिये को जाता है और इन्हें ही वास्तव में भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत में समाजशास्त्र का जो उद्भव है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल के आपको थोड़ा सा उसका परिचय करवाने के बाद थोड़ी सी हम इस बात पे भी चर्चा करते हैं कि समाजशास्त्र का महत्व क्या है और ख़ास तौर से भारतीय समाज के लिए क्या महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो एक बहुभाषी, बहुधर्मी और बहुसंस्कृति वाला देश है और भारतीय समाज में आए दिन परिवर्तन आ रहे हैं। परिवर्तन का कारण कुछ भी हो सकता है, सामाजिक मान्यताएं हैं, जाति प्रथा की संस्था का कमज़ोर या सशक्त होना है, या शिक्षा व्यवस्था या पाश्चात्य जो संस्कृति का अधिक प्रभाव है, वो कारण कोई भी हो। लेकिन ये एक सर्वमान्य सत्य है कि भारतीय समाज में दिन रात परिवर्तन है वो हो रहे हैं। वैसे तो सभी समाजों में परिवर्तन होते हैं, किंतु भारतीय समाज जो है वो संक्रमण काल से गुजर रहा है। जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता जैसी बहुत सी समस्याएं हैं वो भारत के सामने खड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी जो
समस्याएं हैं, जैसे अंधविश्वास हैं, अशिक्षा है, बाल अपराध और संघर्ष इत्यादि में वृद्धि है, नशाखोरी की प्रवृत्ति जो युवा वर्ग में बढ़ रही है, तो ये काफ़ी समस्याएं हैं। ये इन सभी समस्याओं का समाधान जो है वो समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक पद्धतियों से ही किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत जैसे समाज में, भारत जैसे बहुभाषी समाज में, जिसको हम कहें कि बहु विशेषताओं वाले समाज में समाजशास्त्र जैसे विषय का होना बड़ा आवश्यक है, ताकि सामाजिक समस्याओं को हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में उनको समझ करके समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अनुसंधान की विधियों का प्रयोग करते हुए उनका सटीक हल हम निकाल सकें। तो भारत में यदि हम समाजशास्त्र का ये महत्व है, और वैश्विक स्तर पे भी यदि हम बात करें, मनुष्य के स्तर पे भी यदि हम बात करें, तो बात यह है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी को समाज में होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक भी रहना चाहिए। उसे उसके समाज में आने वाली समस्याओं के बारे में या नवीन अवधारणाओं के बारे में पता भी होना चाहिए। इस लिहाज से भी इस विषय का अपना महत्व है। तो यदि कुछ एक ऐसी और समस्याओं की यदि हम बात करें जिनके कारण भारत में समाजशास्त्र की आवश्यकता है, कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की क्या आवश्यकता है, या भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, या भारतीय समाज के लिए समाजशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हमारे यहाँ पे ग्रामीण समस्याएं हैं। ग्रामीण समस्याओं में खासतौर से निर्धनता है, बेकारी की समस्या है, अंधविश्वास है, परंपरागत पेशों पर निर्भरता है, जातिवाद है, अभी भी कहीं न कहीं समाज में अस्पृश्यता है, पर्दा प्रथा है, ऋणग्रस्तता है। इन सभी समस्याओं को ग्रामीण जीवन के अंदर आमतौर पे देखा जा सकता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसी प्रकार से भारत के अंदर नगरों में भी बहुत सी समस्याएं आ रही है, जैसे नगरीकरण है वो बढ़ रहा है, लोग गाँव से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, उद्योग धंधे जो है वो नगरों में केंद्रित हैं, धार्मिक, आर्थिक, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, बेकारी, तलाक की समस्या है, या व्यक्तिवाद या भूमि संपत्ति से जुड़े हुए जो विवाद हैं वो बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। समाजशास्त्रीय ज्ञान के आधार पर नगर नियोजन किया जा सकता है, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो नगरीकरण की समस्याओं को हल करने के लिए भी हमें समाजशास्त्र की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक समस्याएं हमारे यहाँ पे है। उद्योगों के अंदर जो समस्याएं आती है, तो भारत के अंदर है वो तीव्र औद्योगिकरण है वो देखा जा रहा है, और ये आधुनिक समय के विकास की मांग भी है कि औद्योगिकरण तीव्र हो। तो लेकिन औद्योगिकरण से जो समस्या आ रहा है, कहीं पे मिल मजदूरों की और मालिकों की समस्या है, उनके वेतन की समस्या है, उनकी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो है समस्या है, या कहीं न कहीं काम करने के घंटों की समस्या है। तो इस तरह की समस्याएं हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में आ रही है। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको संगठित क्षेत्र में लाने की समस्या है, उनके सूचीकरण की समस्या है। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ही हल कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी भी आवश्यकता है। जनजातीय समस्या है। भारत के अंदर जनजातियों की संख्या जो लगभग 5 करोड़ से अधिक है, और इनके जो जीवन है जनजातियों का वो समाज की मुख्य धारा से थोड़ा अलग माना जाता है। जब भी हम किसी व्यक्ति के सामने जनजाति के या किसी आदिवासी व्यक्ति की बात करते हैं, तो उसके मन मस्तिष्क में उस व्यक्ति की अलग ही छवि आती है। तो इन लोगों की जीवन शैली, विश्वास, परंपराएं थोड़ा भिन्न है, और इन भिन्नताओं की समस्याओं को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक समस्याओं का निदान करने के लिए भी समाजशास्त्र की आवश्यकता पड़ सकती है। शैक्षणिक समस्याएं हैं, राजनीतिक और सांप्रदायिक समस्याएं जो है वो, ये इन सभी समस्याओं का हल हम समाजशास्त्र के अंदर ही कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 11 के अंदर समाजशास्त्र विषय लेना चाहते हैं, तो इस व्याख्यान के माध्यम से आपको एक संक्षेप में परिचय देने की कोशिश की गई है कि समाजशास्त्र में आपको किन बातों का अध्ययन करना होगा, किन अवधारणाओं को आप समझेंगे। जैसे कि हम सभी परिवार में रहते हैं, तो परिवार की अवधारणा से हम सभी परिचित हैं, परिवार की संस्था से सभी परिचित है, किंतु परिवार का समाजशास्त्रीय अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके बहुत से ऐसे प्रकार हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो ये चीज़ें आपको समाजशास्त्र में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से विवाह की संस्था है, समुदाय है, समिति है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप इस विषय में जानेंगे। तो आपको ये बात बताई गई कि समाज क्या होता है, समाज के ऊपर विद्वानों के क्या विचार हैं, समाज की विशेषताओं को आपने जाना। पश्चिम में या यूरोप में समाजशास्त्र का जो विकास है या उद्भव है उसके बारे में आपने जाना।
भारत के अंदर समाजशास्त्र के विकास के बारे में आपने जाना कि कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से हुआ, भारत में महत्व क्या है या इसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में आपने जाना। और भविष्य में भी जो यदि आप समाजशास्त्र विषय को चुनते हैं तो रोजगार उपयोगी जो है वो आपके लिए साबित होगा, ऐसा मानना है। तो आप इस विषय को यदि चुनते हैं तो ये अपेक्षाकृत नवीन और रुचिकर विषय साबित होगा और इसमें आपको इन बताई गई बातों और अवधारणाओं के बारे में सीखने और जानने को मिलेगा, जिससे न केवल आपका ज्ञानवर्धन होगा बल्कि आपको रोजगार प्राप्ति में भी आसानी होगी। तो जो छात्र जिन्होंने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा उनको ये ज़रूर समझ में आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।